शुक्रिया आस्था। राम विचार नेताम जी हमारे बीच हैं। तालियां एक बार। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 के मंच पर। बहुत लंबा राजनीतिक सफर आपने सर तय किया है और सरगुजा संभाग से आप आते हैं। अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ को बनते हुए आपने देखा है। हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे, ये अभियान कहां तक पहुंचा है सर? जी, आपका प्रश्न हो गया? नहीं सर, बताइए सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि हम जैसे सुदूर अंचल के लोगों को भी इस मंच पे आकर के अपनी बात रखने का या आपके सवालों का जवाब देने का ये मंच आपने प्रदान किया और इस मंच के माध्यम से हम पूरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य जगहों में भी हमारी विचारधारा, अपने वक्तव्य हम दूसरों तक हम पहुंचा सक रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आपका अभिनंदन और न्यूज 18 को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत शुक्रिया सर। और अब सवाल रहेंगे मेरे और उन सवालों का जवाब आप देंगे, उसके लिए मैं पहले ही आपको धन्यवाद कह देती हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि ये अभियान कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, ये अभियान कहां तक पहुंचा है सर? ये बात सही है कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। इसकी शुरुआत देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास को अगर हम पीछे देखें तो 1998 के लगभग में देश का लोकसभा का चुनाव हो रहा था। 98-99 की बात है और उस समय देश के बहुत ही लोकप्रिय और कहना चाहिए कि जन नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा रायपुर के सप्रे मैदान में हुई थी। आप तो थे ही, सभी सुधी श्रोतागण हैं, बाकी सब सम्मानित जन हैं, पत्रकार बंधुगण हैं, स्वामी जी हैं। मैं सबको मैं प्रणाम करता हूं, निवेदित करता हूं। और उस सभा में हम लोगों ने, हमारे मंच से हमारे वक्ताओं ने निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम सबका ये निवेदन है कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाया जाए। उस मंच से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा किया था कि आप हमारी सरकार बनाइए, 11 का 11 सीट जिस दिन देंगे उस दिन आपका हम छत्तीसगढ़ राज्य दे देंगे। अब 11 तो नहीं मिला, लेकिन उस समय 9 सीटें मिली थीं और 9 सीट मिलने के बाद जो एनडीए की सरकार बनी 99-2000 में, उस समय अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव भी मध्य प्रदेश विधानसभा से जब गया, वहां उस समय सौभाग्य से कहिए कि उस विधानसभा का सदस्य मैं भी था और इसलिए 2000 में जो संकल्प पारित हुआ विधानसभा मध्य प्रदेश में, उस संकल्प में बोलने का भी मुझे एक सौभाग्य मिला।
मैंने भी अपने विचार को रखा। तो ये कहना चाहिए कि ये तो हम लोगों ने बनाया है, और ये मालूम होते हुए कि हम अलग राज्य जब बनाएंगे तो छत्तीसगढ़ में हमारा बहुमत नहीं है, संख्या बल के दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार नहीं बनने वाली। इसके बावजूद उस समय की सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, देश के हमारे यशस्वी गृह मंत्री उस समय के माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बिना देर किए एक साथ जो है इन राज्यों के 4 राज्यों का गठन कर दिया। क्या बात है। और सर, और जब गठन होने के बाद अब देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यहाँ प्रथम मुख्यमंत्री माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी बने। उन्होंने पहला जो बजट भाषण दिया तो उसमें विधानसभा में जो भाषण दिया, बोले हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के विकास करने के लिए कोई फंड नहीं है, बड़े हमारे पास 3 लाख रुपए हैं, उनका स्पीच है। और वहां से चल करके आज हम कहां हैं? आज देख लीजिए, आज चारों तरफ छत्तीसगढ़ के चौमुखी जो विकास दिख रहा है, तो उसमें क्या है? उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। सबसे हमने बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, तो स्वाभाविक है जो बनाता है उसे एक एक ईंट, एक एक पत्थर, एक एक चीज का ध्यान रहता है कि कहां हमें बनाना है, कहां गड़बड़ हो रहा है, इसलिए उस दिशा में हम आगे बढ़े। 2000 में छत्तीसगढ़ बना साल, और 25 साल छत्तीसगढ़ को बने पूरे होने वाले हैं। बतौर आदिवासी नेता छत्तीसगढ़ में रहकर आदिवासियों की बात करना बहुत जरूरी है। आदिवासियों का कितना विकास हुआ है सर बीते सालों में? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो ये बात सही है कि आदिवासी बहुल प्रदेश है, और सभी योजना का लाभ तो हम उन तक पहुंचा ही रहे हैं। हमारा जो पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ में 32% के लगभग है, और संवैधानिक दृष्टि से हम लोग जो बजट का प्रावधान करते हैं, बजट का टोटल बजट का तमाम सारे डिपार्टमेंट मिला करके 32% इस वर्ग के लिए प्रावधान करना हमारी जरूरत है, और हमारी एक तरफ से संवैधानिक व्यवस्था है, दायित्व है। और उसके तहत हम आज जब सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल से लेकर के तमाम जितने भी डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट के माध्यम से उनका विकास के लिए बेहतर कार्य योजना बना करके हम सब काम करते हैं। वर्तमान में हमारी सरकार के मुखिया और माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, स्वयं एक आदिवासी परिवार के हैं, मैं भी उसी आदिवासी परिवार का हूं जी। तो इस प्रदेश में हमें देख सकते हैं कि सबसे अधिक जनप्रतिनिधि भी हमारे इस वर्ग के चुन के आ रहे हैं। विधायक हमारे सबसे अधिक हैं, हमारे नगर पालिकाओं में, हमारे नगरीय निकाय में, सभी जगह हैं, पंचायतों में, सब जगह है। तो क्यों? इसीलिए कि हमारे सरकार पे लोगों ने एक भरोसा भी जताया है जी, और उनकी आवश्यकता के अनुरूप हम उनकी इच्छाओं के अनुरूप उन क्षेत्रों के जरूरत के अनुसार हम काम भी कर रहे हैं। अब सर मेरे मन में एक और सवाल आता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा खासा प्रतिनिधित्व इस समाज की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आदिवासियों के धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं। क्या आपको लगता है कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है? क्योंकि इतने बड़े स्तर पर अगर ये मामले सामने आते हैं, परेशान करते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, धर्मांतरण और बाकी डेवलपमेंट के अलग अलग इश्यू है। धर्मांतरण देखिए, जहां डेवलपमेंट होगा वहां कम होंगे। सुदूर अंचल है
लोगों का शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसको बहुत सारे लोग जो है एक आधार भी बनाते हैं और उसके नाम से भी बहुत सारे लोगों को घुसपैठ करने का अवसर मिला, सभी तरफ दिखाई भी देता है। सेवा के नाम पे लोगों का उसका माइंड चेंज करना, एक तरह से उनका एक मानसिक शोषण किया, धार्मिक तो करे भी किया ही, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें कहीं न कहीं उनका शोषण हुआ। तो आपको लगता है कि उसके लिए काम करने की जरूरत है, अभी और इसलिए वहां तक पहुंच जाने की जरूरत है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या लालच में, लोभ में फंसाया जा रहा है, या क्या भाव ऐसा उनके अंदर भरा जा रहा है? इस पर काम करने की जरूरत है। नहीं, इस दिशा में देखिए बहुत काम हुए हैं और वर्तमान समय में जब हमारे डबल इंजन की सरकार है तो और तेजी से काम होंगे, और तेजी से काम होंगे। जी, अब क्योंकि देखिए कृषि विभाग भी आपके जिम्मे है और मैंने हमारे बीच तोखन साहू जी से, उनसे भी मैंने सवाल किया था, आपसे भी मैं सवाल पूछूंगी। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि किसान खाद की किल्लत को लेकर छत्तीसगढ़ में बहुत परेशान है, खाद की गुणवत्ता को लेकर, किल्लत को लेकर, क्यों उनके सामने ये दिक्कत आ रही है? और जबकि जो टारगेट है वो आप लोगों ने बढ़ा दिया है खाद वितरण का। प्रदेश में करीब 25 लाख के लगभग किसान ऐसे हैं जो सीधे तौर पे खेती किसानी से, धान से जुड़े हुए हैं। अब इसमें से बहुत सारे लोग खाद और बीज की जरूरत होती है और जरूरत जितनी होती है उस जरूरत के मुताबिक सभी जगह खाद और बीज उपलब्ध करा दिया जाता है। करीब 80% हमारा सभी जगह पहले पहुंच गए थे, और क्योंकि एक साथ हम नहीं भेज सकते, क्योंकि गोदामीकरण की भी समस्या होने लगती है, उठाव जैसे से होता है वैसे वैसे इस खाद और बीज का सप्लाई भी जारी रखते हैं। रही बात कि गुणवत्ता खराब होने का, और दूसरी बात उपलब्धता के बारे में आपने प्रश्न किया। गुणवत्ता जहां भी खराब होती है उसके खिलाफ हम लोग एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं, और इस तरह के बहुत कम शिकायतें मिली हैं। क्योंकि देखिए 20,000 के लगभग हमारे यहाँ गांव हैं, दोनों गांव में तो खेती होती है ना, 10,500 से ऊपर पंचायतें हैं, तो खेती तो होना ही है सभी जगह। और वहां से खेती होगा किसी का, मान लीजिए कि कितना नमी में चाहिए, हमने बीज डाला, अब बारिश अधिक हो गई, पानी भर गया, तो पानी जमेगा नहीं, सड़ जाएगा, वो उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। वो खराब बीज नहीं था, ये मूल्यांकन नहीं कर सकते कि मतलब खराब बीज था, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस जिस नमी में उसको जितना अंकुरण की क्षमता होती है, जितना नमी की जरूरत होती है, उस नमी को बनाए रखना भी हम लोग का दायित्व थोड़े है, किसान करता है ना। किसान इतना पूरी तरह से वो जानकार होता है, उनकी समझदारी होती है कि हमें कितना नमी में कौन सा बीज डालना है, कितने पानी किस बीज के लिए कितना चाहिए, तो ये करता ही है। एक तो अतिवृष्टि अगर कहीं हो गया या फिर सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया फिर भी अंकुरण नहीं होगा, अधिक पानी हो गया तो अंकुरण नहीं, वो उसको नहीं कर सकते। रही बात जहां कहीं भी अमानक बीज की कोई शिकायत होती है उसके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करते हैं और उसे बैंड करते हैं। दूसरी बात यह है कि खाद की उपलब्धता तमाम सारे जगहों में, हर जिलों में खाद उपलब्ध करा दिया गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि डीएपी की एक समस्या आ रही थी पूरे प्रदेशवासियों के, आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश भर के किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूं कि डीएपी हमारे देश का उत्पादन नहीं होता, हमारे देश में उत्पादन नहीं होता, हम दूसरे देश से हम आयात करते हैं। और आपको मालूम है कि यूक्रेन में, रशिया में जिस प्रकार से युद्ध छिड़ा,
उसके चलते हमारे सप्लाई लाइन जो है बंद हो गया। तो इसके जगह में हमारे सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विकल्प ढूंढवाया। हमारे तमाम सारे रिसर्चर जितने हैं, जितने वैज्ञानिक लोग हैं, उनसे बात करके उन्होंने एक विकल्प दिया। विकल्प ये दिए कि भाई नैनो यूरिया या फिर डीएपी यूरिया क्यों नहीं दे, और अपना उसके तहत जो है एक तो पैसा का बचत होगा, दूसरी बात कि कम समय लगेगा और सीधे पौधे तक पहुंचेगा। इसलिए उसका विकल्प के बतौर हम लोगों ने डीएपी खाद, जो एक तरह से ठोस होता है, उसके जगह में तरल डीएपी देना शुरू किया और पूरा लिक्विड में है। और आज वो नैनो यूरिया के माध्यम से बहुत सारे किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। यूरिया के साथ डीएपी भी मिलने लगा। तो कहीं भी इस तरह की शिकायतें नहीं। हाँ, इतना जरूर है, सोचते हैं कि हमें जो ठोस वाले मिलता था तो सीधे कहीं उठा के ले जा छिड़काव कर देते थे, लेकिन वो अधिक खर्चा पड़ता था। 25% अधिक खर्चा पड़ता था और 25% कम खर्चे में हम नैनो डीएपी हम दे रहे हैं और छिड़काव में भी आसानी है। सर एक सवाल और, क्योंकि आप ही के सवाल से मेरे जहन में आया, आप ही की बात से, कि अब देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो किसान भी कहते हैं कि हाईटेक खेती होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। हालांकि छत्तीसगढ़ में हमने बजट में भी देखा कि टेक्नोलॉजी को लेकर ठीक ठाक बहुत एक प्रावधान उसमें था, लेकिन हाईटेक खेती को लेकर क्या आगे प्रावधान हो सकते हैं, उस पर सरकार कैसे काम कर रही है? देखिए, बहुत सारे प्रावधान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारे जो भी ड्रोन दीदी हैं, ड्रोन के माध्यम से अपनी आजीविका भी चलाएं और किसानों के मांग के अनुरूप कहीं खाद छिड़काव करना है, कहीं अन्य कीटनाशक कोई केमिकल की छिड़काव करनी है, तो उसके माध्यम से छिड़काव कर सकते हैं। तो आज जो है ड्रोन दीदी बनाने का पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है। हमारे प्रदेश में भी बहुत सारी दीदियां जो है ड्रोन दीदी बन गई हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम इसे और बढ़ाएं और माताएं बहनें जो आज इस ओर जो आकर्षित हो रही हैं, आ रही हैं, उनके अनुरूप हम उन्हें उपलब्धि भी करा रहे हैं। मैंने स्वयं इस बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के मंशा के अनुरूप पूरे प्रदेश भर में हमारा जो संकल्प अभियान चला, विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये पूरा हमारा करीब 15 दिन का कार्यक्रम चला। इन 15 दिन के कार्यक्रम में पूरे देश भर के हमारा एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, सेरिकल्चर से, फिशरीज से, वेटनरी से जुड़ने वाले तमाम सारे अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक, तमाम गांवों का क्लस्टर वाइज उन्होंने दौरा किया, कार्यक्रम बनाया। उसके तहत बहुत सारे हम लोगों ने जानकारी दी और कई जगहों में प्रदर्शन भी किया गया कि कैसे ड्रोन को उड़ाया जाता है। उन दीदियों ने उड़ाया, बहुत अच्छा, उनसे उनका आय भी सृजन हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब आता है तो एक बैग सीधे नहीं आ जाता जी, समय लगता है, लेकिन हमारा अप्रोच लोगों तक बढ़ रहा है। अच्छा सर, एक और सवाल, आपने कहा समय लगता है, एक आरोप लगता है कि कांग्रेस ने 5 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ को खोखला कर दिया। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है। एक आरोप लगता है कि 5 सालों के अंदर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को खोखला कर दिया। मतलब 15 साल तक आपने विकास किया और 5 साल में कांग्रेस ने खोखला कर दिया। अब 1.5 साल में आप उस नुकसान से उभर पाए हैं या नहीं उभर पाए हैं? देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस को जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने इतना प्रचंड बहुमत से जिताया था, उस जस्ट जो है उसके विपरीत
प्रदेश की सरकार ने यहाँ पे आचरण किया, व्यवहार किया, कर्म किया और पूरे प्रदेश को सिर्फ लूटने के सिवाय, दोनों हाथ से लूटने के सिवाय और दूसरा काम नहीं किया। इस वजह से प्रदेश की जनता ने उन्हें बुरी तरह से नीचे उतारा, पटक दिया। तो जो नुकसान कांग्रेस ने किया है, जो आप लोग आरोप लगाते हैं, उस नुकसान से उभर पाया है प्रदेश या नहीं? 1.5 साल आप लोगों ने अभी तक काम किया है। 1 साल बेमिसाल, उसी दौर से उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। क्या बात है, 1 साल बेमिसाल। 5 साल में कितना नुकसान किया सर कांग्रेस ने? देखिए, उसका हिसाब तो नहीं लगा सकते, लेकिन बहुत हुआ। अब नुकसान कहेंगे कि इस खेत का कितना नुकसान हुआ। 5 साल में जितना पैदावार होता था, उस पैदा को अगर आप मार देंगे, उस खेत को समाप्त कर देंगे, तो क्या होगा? एक तरह से एक पीढ़ी का नुकसान कर दिया। यहां के युवाओं का जो जोश था उसको समाप्त कर दिया, किसानों का शोषण किया, बाकी सभी वर्ग का। तो किसान भी नहीं बचा, युवा भी नहीं बचा और गरीब भी नहीं बचा। गरीब इसलिए नहीं बचा कि 18 लाख गरीबों का आज आवास बना होता तो हमें उसके लिए फिर दोबारा काम नहीं करना होता। 18 लाख गरीबों का आवास छीन लिया गया, तो गरीबों का शोषण किया। युवाओं का शोषण इसलिए किया कि छत्तीसगढ़ पीएससी के माध्यम से मंडी बना दिया गया। मंडी बना हुआ था, पद बिकते थे मंडियों में, सब्जी और जिन्स अनाज बिकते हैं, लेकिन यहां एक ऐसा मंडी बनाया गया था जो पद बिक रहा था। डिप्टी कलेक्टर, एसडी, हमारा डीएसपी से लेकर के बाकी सब का अलग अलग रेट चार्ट थे, थानों का रेट चार्ट थे, पद के अनुसार जिलों का रेट चार्ट थे। एसपीओ कलेक्टर का मैं कभी नहीं सुना था कि ऐसा नीलामी होता है। उस समय नीलामी होता था पदों का, जिलों का। ये भी देखा है प्रदेश ने। और मैं समझता हूं कि ये जो दाग है, ये कांग्रेस का दाग, ये कभी मिटने वाला नहीं है, ये नासुर है। वो अब प्रदेश की जनता। आपको कितना समय लगेगा सर छत्तीसगढ़ को, क्योंकि राइजिंग छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, विकासशील छत्तीसगढ़ से इसे विकसित छत्तीसगढ़ भी तो बनाना है ना सर, तो कितना समय 5 लगेगा? साल में इतने गड्ढे किए हैं, 5 साल में इतनी गड़बड़ियां किया है, 5 साल में पूरा अलाइनमेंट चेंज कर दिया, 5 साल में पूरा हमारा जो नींव डाला हुआ था उस नींव को तहस नहस कर दिया। तो अभी तो हमें 5 साल नींव डाल करके उसमें इमारत खड़ा कर रहे हैं। इस छत्तीसगढ़ का, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का हम सबकी कल्पना है, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उस सोच के आधार पे हम लोग अभी उसे उतार रहे हैं जमीन पे। तो अभी 5 साल तो ये, अभी 2-4 पंचवर्षीय और हम लोग को रहना ही पड़ेगा। अच्छा, अगले आपने चुनाव के लिए यहीं से अपने प्रचार कर दिया, अपील कर दिए हैं? नहीं, 2-4 पंचवर्षीय यहाँ कर रहना पड़ेगा हम लोग को। हाँ, तभी ठीक कर पाएंगे। प्रदेश की जनता अब देख रही है कि सही बात, इनको तो रहना ही पड़ेगा। कांग्रेस वाले भी उनको पश्चाताप यात्रा निकालना चाहिए। पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए कह रहे हैं आप? हाँ, कांग्रेस को। अच्छा, आपने सजेशन दिया है सर? कोई दोस्त है आपका, मतलब विपक्ष में, कांग्रेस में, किसी को बताया आपने? दोस्त बहुत मिलते रहते हैं रोज। तो आपने उन्हें बताया ये यात्रा के बारे में? अभी आए थे, कुछ चर्चा हुई है, हम लोग का चिंतन में इनका चिंता बढ़ गया। हम लोग का चिंतन शिविर था, लेकिन चिंता इनका बढ़ गया। अच्छा सर, चिंतन शिविर की आपने बात की, क्या सीखा वहां पर, क्या सिखाया गया? देखिए, हमारा
आचार विचार व्यवहार, कार्यक्रम, कार्यालय, कार्य पद्धति, यही सब तो चर्चा होती है। हमारी विचारधारा और हमारे दर्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांतों के आधार पर हमारे सरकार का काम करने का एक पद्धति है, हमारी प्रतिबद्धता है, उसके आधार पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी के 2 रैपिड फायर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से आप उसका जवाब देंगे। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या करते? राजनीति में अगर आप नहीं होते तो क्या करते? मैं गुरुजी था। गुरुजी वो सर आपकी बातों से बच्चों लग को रहा अच्छी है। तालीम देता था, शिक्षा देता था। क्या बात है। और अच्छा नेतृत्व खड़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि अच्छे नेतृत्व की भी जरूरत है ना जी, तो नेतृत्व भी अच्छा होना चाहिए। तो नेतृत्व अच्छा वही हो सकता है जो अच्छा नेता होगा। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज 18 के इस मंच पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और